जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेगर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं प्राचीन भारत के स्रोत। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये पूरा गारंटी के साथ मैं कहता हूं। 100% गारंटी देता हूं। पढ़ो ऐसा कि याद हो जाए। और यदि आप बीपीएससी या बीएसएससी या बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं या बिहार के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो याद रखिएगा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है, ठीक है। अगर छूटेगा तो आप जो कहिएगा सो, ठीक है ना। बहुत सारे किताब है, आप पढ़िए, वो अलग बात है। लेकिन जो ऑथेंटिक क्वेश्चन जो एग्जामिनर और एग्जाम में जो पूछा जाता है या लेते हैं, वो इससे ज्यादा नहीं होगा। ये गारंटी है। बस इस विश्वास से आप पढ़िए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद बाद बाकी भरोसा आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए, आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के स्रोत। जानते हैं प्राचीन भारत के स्रोत, ठीक है ना। क्या है ना कि इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहला इतिहास। हम पढ़ रहे हैं तो इतिहास के बारे में जानेंगे ना कि वाकई में इतिहास होता क्या है। तो कहेंगे किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित जो महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सामाजिक क्षेत्र की घटनाओं तथा तथ्यों के बारे में, क्या कहा, तथ्यों के बारे में जो कालक्रमिक विवरण जो मिलता है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, इतिहास। इस सारे विवरण के बारे में अध्ययन करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, इतिहास, ठीक है ना। ये पास्ट जो बीत चुका है और प्रेजेंट जो चल रहा है, इसी से रिलेटेड जो भी चीज घटनाएं हुए हैं, या पुरातात्विक स्रोत के अनुसार हो या विदेशी स्रोत के अनुसार हो या किसी अन्य स्रोत के अनुसार, यदि ग्रंथ के भी अनुसार हो, तो हम सब चीज को पढ़ने के बाद जो हमें विवरण के रूप में मिलता है उसे भी हम इतिहास कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इतिहास के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि इतिहास है तो इतिहास के पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो ये हेरोडोटस को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। बोलिए मेरे साथ, इतिहास के पिता को पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, याद हो गया हेरोडोटस जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक अगर माना जाता है तो वो है राजतरंगिणी। अगर देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित अगर कोई भी स्रोत अगर मिलता है, ठीक है ना, तो रियल में जो वास्तविक जो एक प्रकार का पुस्तक हो, उसे हम मान सकते हैं राजतरंगिणी को। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि उत्कीर्ण चिन्ह, उत्कीर्ण चिन्ह समझते हैं ना। हाँ, उत्कीर्ण चिन्ह जो उत्कीर्ण किया जाता है किसी वस्तु पे या सिक्का पे, कहा जाता है कि प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं, तो वो आहत सिक्के के नाम से जानते हैं, यानी कि पंचमार्क कॉइन्स, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। मुद्रा शास्त्र याद रखिएगा इस चीज को। निम्योस्मेटिक भी बोलते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मुद्रा शास्त्र, आपको मुद्रा शास्त्र नहीं रहेगा, इंग्लिश में दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने वाला श्रेय किसको दिया जाता है, तो डॉक्टर पाइम रोज को। ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो अच्छा बात है, जो हमको लगता है 90% आप नहीं जानते होंगे, ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल जो है, ठीक है ना, उसके खोज जो है प्रारंभ में श्रेय किनको दिया जा रहा है, तो प्राइम रोज को दिया जाता है, डॉक्टर प्राइम रोज को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिए, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको बिहार दरोगा या बीपीएससी में नहीं आएगा इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक, ध्यान रखिएगा, प्री हिस्टोरिक इंडिका किसकी कृति है। ध्यान रखिएगा, इंडिका नहीं पूछा है, प्री हिस्टोरिक इंडिका पूछा है, ठीक है ना। तो स्टुअर्ट पिगट यानी कि पिगट याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चीनी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के किस शब्द का प्रयोग किया है, तो इंतु शब्द का प्रयोग किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंतु, क्या, इंतु शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या इपिग्राफी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए कि क्वेश्चन है कि लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। बताइए, ये क्वेश्चन नया दिखा ही नहीं। हाँ, तो देखिए, लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पुरालिपि विद्या भी कहा जाता है।
सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष का ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? सर्वप्रथम तो हाथी गुफा अभिलेख से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास जो है वो किसने तैयार किया है? तो बी एन स्मिथ ने। तो स्मिथ का नाम आता है सबसे पहले कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको सुसंगठित रूप से सर्वप्रथम किसने तैयार किया है? तो बी ए स्मिथ ने। किसने? बी ए स्मिथ ने। ध्यान रखिएगा। ठीक, थोड़ा सा और एक बात जानते हैं, समझिएगा अच्छे से। देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एक होता है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। कहने का मतलब मानव की उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक आपको प्राग ऐतिहासिक काल देखने को मिलता है। उसके बाद 3000 से 600 ईस्वी पूर्व तक आपको आद्य ऐतिहासिक काल, और 6000 ईस्वी पूर्व से जो आगे चला वो आपको ऐतिहासिक काल देखने को मिलता है। अब बात आता है कि प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। तो देखिए, बात है कि पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, मिला तो बहुत कुछ है लेकिन इसका लिखित प्रमाण नहीं है, और लिखित प्रमाण न होने के कारण से प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु पढ़ा नहीं जाता है, लिखा हुआ तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, उसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, और जब मिला भी है, लिखा भी है और उसका उपलब्ध जो है हम सब माध्यम से पढ़ा जा सकता है, उसको ऐतिहासिक काल के रूप में समझेंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो चलिए, समझ में आया तो थोड़ा आगे चलते हैं। देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए एक स्रोत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब, एक बात देखिए कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि धार्मिक ग्रंथ का यूज होता है यानी कि प्रयोग होता है, ऐतिहासिक ग्रंथ का होता है, पुरातात्विक साक्ष्य का होता है जो मिलते हैं उत्खनन के माध्यम से, एक विदेशी विवरण भी आपको देखने को मिलेगा जो कि मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? देखिए, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने? तो जेम्स प्रिंसेप जो है, जेम्स प्रिंसेप, वो 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम पढ़े थे। ठीक है ना। तो देखिए, आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बोरिंग नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसके अलावा और कोई साधन नहीं है, इससे अच्छा आप नहीं है, कहीं पर भी सोर्स ले लीजिए, आपको वही टॉपिक दिया जा रहा है, वही पॉइंट बताया जा रहा है कि एग्जाम में आता है, वही पढ़िए, 10 बार पढ़िए, अच्छा रहेगा। आपको मन उबड़ा होगा कि यार कैसे पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ सुनिए बस, और कुछ नहीं, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपका 100% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का जो संकलनकर्ता जो है किसे माना गया है? तो महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास। डायरेक्ट वेद व्यास याद रखिएगा कि प्राचीनतम ग्रंथ का जो वेद है उसके संकलनकर्ता जो है कौन थे? तो वेद व्यास। ध्यान रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वैश्वत मनु थे। ध्यान रखिएगा, मनु जी थे। आपको पता भी होगा, व्याकरण और संस्कृत के रचयिता, जो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का। ध्यान रखिएगा, वायु पुराण में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास का जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ के है? तो कल्प सूत्र से है। यानी कि जैन धर्म, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म बोल रहा है, बौद्ध धर्म नहीं, उसका प्रारंभिक इतिहास जो है किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है? तो कल्प सूत्र से प्राप्त हुआ है। एक क्वेश्चन और है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मत्स्य पुराण। आपको पता होगा कि मत्स्य पुराण तो जानते हैं कि किसने सबसे प्राचीनतम जो है वो मत्स्य पुराण है, ठीक ना। लेकिन
कहने का मतलब कि किस वंश से रिलेटेड है ये बात आपको नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए आद्य सातवाहन वंश से रिलेटेड है। ठीक है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। ठीक है ना। नारद स्मृति से किस वंश का विषय में जानकारी मिलता है? तो गुप्त वंश से। ध्यान रखिए नारद स्मृति। ठीक है ना। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति। इस बात को नोट रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। थोड़ा एक फैक्ट जान लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्या इंपॉर्टेंट है कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है, यानी कि आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। प्राचीनतम नाम जय संहिता था, लेकिन कुछ समय पश्चात बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया तो भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सप्तसाहित्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है कि पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो देखिए पुरालेख विद्या से शिलालेखों का अध्ययन हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? पूरा विशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना गया? तो डार्विन को माना गया है। ठीक। इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेहला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेंसन ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, राजगीर जाते हैं ना, हाँ, यहाँ आपका ट्रेनिंग होगा। यदि आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो यदि आप निकल जा रहे हैं तो राजगीर जो है BPA बिहार पुलिस एकेडमी में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा जान लेते हैं इस विषय में। इससे भी क्वेश्चन आता है कि कुछ अभिलेख है और उसके शासक रहे हैं, वो मैं टिक लगाऊंगा, उसको याद रखिएगा। ये तो याद रखिएगा। ठीक है ना। हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल। फिर से एहोल अभिलेख, ये भी याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है ना। उसके बाद नासिक अभिलेख, ये पूछता नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, गौतमी बलश्री, तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। हाँ, जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्र दामन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है प्रयाग स्तंभ जो है अभिलेख समुद्रगुप्त, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। फिर मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशुवर्मन, ये द्वारा याद नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश, कभी कभी पूछता है, मतलब क्या है ना कि 10 बार में 1 बार पूछता है। उसके बाद देवपाड़ा अभिलेख, ये भी जरूरी नहीं है, बंगाल के शासक विजय सेन। ठीक है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख ध्यान रखिए स्कंदगुप्त, ये जूनागढ़ अभिलेख जो स्कंदगुप्त है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, टिक लगा लीजिएगा प्रिंट आउट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बौद्ध स्तंभ लेख किसके जानकारी मिलती है? किससे जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख शुंग काल की जानकारी मिलती है। हिंसन ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? CU की, बहुत इंपॉर्टेंट। किस में मिलता है हिंसन का? तो ये CU की एक पुस्तक का नाम है, इसमें आपको देखने को मिलता है। एक और पुस्तक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, अरबी भाषा की पुस्तक जो है किताब उल हिंद की रचना किसने किया है? अल बरूनी ने, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, बॉक्स में है, मोरक्को का यात्रा इबन बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कब आया था मोरक्को का यात्रा इबन बतूता जो है भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया था। इस फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्को पोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो जो है उसके द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मार्को पोलो द्वारा मिलता है देखने को, बहुत इंपॉर्टेंट। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश का इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। ठीक है। चलिए अब थोड़ा यात्री के बारे में जान लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट यात्री है। कौन कौन है? तो देखिए कौन है, सो देखिए समझिए बढ़िया से। पहला फयान, दूसरा हैंसॉन, तीसरा एच सिंह। तीनों को आपको रट ही जाना है। ठीक है। फयान जो है 399 से 414 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा।
629 से 645 के बीच में रहा कौन? हेंगसॉन। इत्सिंग जो है 673 से लेकर 675 तक रहा। तो हम इस समझते हैं कि फाहियान जो है भारत का विवरण देता है, हिंगसॉन जो है पश्चात संसार का लेख के लेख यानी कि सियूकी के बारे में रचनाकार है, समझिएगा। और इत्सिंग जो है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की आत्मकथा के बारे में वर्णन किया है। तो फाहियान जो है यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा किया। और इसने क्या किया कि गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम करौरिया या तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी कि राजमहल का देवनिर्मित बनाया। ये चीज आपको ध्यान रखना है इतना कि फाहियान जो है यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। बस इतना आपको याद रखना होगा। इससे गुप्त काल के वस्तु विनिमय के बारे में थोड़ा पता चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऊपर वाला ये याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है। हेंगसान 629 से 645 सीयू की रचना इसका है। हेंगसान सम्राट हर्षवर्धन के समय में आया था। ह से हेंगसान, ह से हर्षवर्धन, इस तरीका से भी आप याद रख सकते हैं। तो हेंगसान जो है सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इस यात्री का राजकुमार शाक्यमुनि और नीतिका पांडे भी कहा जाने लगा। चीनी जो यात्री है, चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता रहा। ध्यान रखिएगा, इत्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको रट ही जाइए, जितना बार देखिए, ठीक है ना, और इसको याद रखिएगा। लेकिन एक बात और है, ध्यान रखिएगा, क्या है कि सती प्रथा का प्रथम लेखित साक्ष्य जो है 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख, ठीक है ना, ईरान इडिक्ट ऐसे प्राप्त हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आपको इतना याद नहीं होगा तो 2-3 बार वीडियो देखिए, समझिए, लेकिन याद करना है। याद नहीं कीजिएगा तो आपका कहीं से कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ कैसा लगा। कोई त्रुटि है तो वो भी बताइए और मैं समझाऊंगा। लेकिन थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा बोलने से आवाज़ का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।